नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए ये सिलसिला शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि चुनावों के गहमा गहमी के बीच इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटलैंड में क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। ताबड़तोड़ रैलियों के बीच आज से प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हो रही है। पीएम मोदी आज वर्चुअल रैली से इसका आगाज करने वाले हैं, जबकि सीएम योगी आगरा से इस रैली का हिस्सा बनेंगे। उत्तर प्रदेश में फर्स्ट फेज का चुनाव पश्चिम से शुरू होगा, इसलिए प्रधानमंत्री की वर्चुअली रैली जो है वो वेस्ट यूपी के 5 जिलों सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर जिलों की 21 विधानसभा को फोकस करके किया गया है। यूपी चुनाव के पहले फेज के लिए 11 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होने वाले हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ आज फतेहपुर सीकरी, फतेहाबाद और इत्मीदानपुर में बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं। मतदाताओं से संवाद के अलावा वो घर घर जाकर वोट की अपील भी करेंगे, यानी डोर टू डोर कैंपेन का हिस्सा भी बनेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बीच अब वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनिंदा जिलों में वर्चुअली रैली करेंगे और वोटों की अपील के साथ साथ वो केंद्र सरकार से लेकर जो योगी गवर्नमेंट की सरकार ने योजनाएं लाई है, जिस तरीके से कामकाज रहा है, सरकार की जो कार्यशैली रही है, उन तमाम बातों पे फोकस किया जाना है। इस वक्त 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पीएम मोदी आज यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहली वर्चुअल रैली करेंगे। जन चौपाल के नाम से होने वाली इस वर्चुअल रैली की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस रैली से पश्चिम उत्तर प्रदेश के 5 जिलों की 21 विधानसभा के लोग जुड़ेंगे। बताया गया है कि पीएम मोदी की इस वर्चुअल रैली से करीब 49,000 लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा लखनऊ प्रदेश कार्यालय में वर्चुअल रैली से जुड़ेंगे। इस रैली को सहारनपुर की सभी विधानसभाओं में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। इसके अलावा शामली और कैराना में वर्चुअल रैली के प्रसारण के इंतजाम किए गए हैं। बागपत, गौतम बुद्ध नगर में रैली को दिखाने के लिए स्क्रीन का इंतजाम किया गया है। इन 5 जिलों की सभी विधानसभाओं के उम्मीदवार भी इस वर्चुअल रैली का हिस्सा बनने वाले हैं। बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस रैली से जोड़ने के लिए मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल करना होगा और मोबाइल ऐप पर इस लिंक को भेजा जाएगा और जिसके जरिए आप इस रैली से जुड़ सकते हैं। तो तस्वीरें अलग अलग एंगल से दिखाने के साथ साथ बड़े चेहरे कौन से आज चुनावी रण क्षेत्र में होंगे। हालांकि तरीका सीएम योगी आदित्यनाथ का डोर टू डोर कैंपेन का होगा, लेकिन पीएम मोदी जो जुड़ेंगे वो वर्चुअली जुड़ेंगे। रैली का नाम जन चौपाल रैली जो रखा गया है और इस जन चौपाल में अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो 5 जनपद हैं, ऐसे 5 जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, ऐसे सारे जनपदों के लगभग 21 विधानसभाओं को इसमें हमने टच किया है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 6 स्टूडियो बनाए गए हैं। ये मुख्य स्टूडियो है और साथ ही साथ मेरठ के अंदर, आगरा के अंदर, गोरखपुर के अंदर, वाराणसी के अंदर अलग अलग जगहों पर इस तरह के स्टूडियो बनाए गए हैं। कानपुर में भी स्टूडियो बना है। पहले फेज में 10 फरवरी को आगरा की सभी 9 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। ऐसे में बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में उतार दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में जनसंपर्क और सभाएं करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फतेहपुर सीकरी, फतेहाबाद और इत्मीदानपुर में बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी दोपहर 12 बजे के करीब आगरा के किरावली में प्रभावी मतदाता संवाद में हिस्सा लेंगे, जबकि दोपहर करीब 1 बजे वो पीएम के साथ वर्चुअल रैली से जुड़ जाएंगे। इस रैली के बाद वो आगरा के शमशाबाद में प्रभावी मतदाता संवाद का हिस्सा बनेंगे, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जबकि शाम 4 बजे से आंवलाखेड़ा बाजार में घर घर जाकर चुनाव प्रचार करने वाले हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी आगरा से लेकर उन तमाम जिलों में होगी जहां के कार्यकर्ता और जहां के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, यानी जाकर वो डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। इस बीच पीएम मोदी की वर्चुअल रैली, उस पे भी सबकी निगाहें, लेकिन मिशन यूपी को लेकर संजीदा है सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर अपने सरकार के कामकाज के बारे में बताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि पिछले 5 सालों में आगरा में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों का राशन कार्ड बन चुका है। बिना भेदभाव हर पात्र का कार्ड बना है। ये बीजेपी सरकार ही है जिसमें कोरोना की चुनौतियों के बीच 15 करोड़ प्रदेशवासियों के लिए मुफ्त राशन भोजन का समुचित प्रबंध किया और डबल इंजन की सरकार तो राशन भी डबल।
और इससे पहले यूपी के बुलंदशहर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी तीनों पर एक साथ हमला बोला है। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, तीनों एकजुट हैं। कब? तीनों एकजुट होकर के कार्य करते हैं तब जब गरीब के हक पर डकैती डालनी हो। सीएम योगी ने राहुल प्रियंका का नाम लिए बिना उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब देश मुश्किल में था तो भाई बहन को इटली की याद आ रही थी। भाई बहन की पार्टी के लिए तो जब कोई आपदा आती है तब उनको भारत याद नहीं आता, भारत के नागरिक याद नहीं आते, तब उनको इटली में नानी याद आती है। आगरा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया। स्मृति के निशाने पर अखिलेश यादव थे। उन्होंने कहा, जो लोग कल तक हिंदुत्व का अपमान करते थे, आज उनके सपने में भगवान कृष्ण आते हैं। इस रणबेला में जिन लोगों को हिंदू और हिंदुत्व से परेशानी थी, अब वो भगवान कृष्ण के सपने देखने लगे हैं। लेकिन उनका कड़वा सत्य ये है कि नेताजी सपने देखते हैं कृष्ण भगवान जी के और अपनी पार्टी देते हैं नाहिद हसन जैसे नेताओं के हाथ में। एक तरफ जहां बीजेपी के बड़े बड़े नेता यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में प्रचार का जिम्मा संभाला। गोवा में शाह ने पहले साईं मंदिर जाकर पूजा अर्चना की, फिर लोगों से संवाद किया, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को मोदी फोबिया हो चुका है। हम अगर योजना भी भेजेंगे तो राहुल बाबा उनको योजनाओं का अमल नहीं करने देंगे। उनको डर लगेगा कि मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे, रहने दो रहने दो रहने दो। उनको गोवा के विकास की नहीं पड़ी, उनको मोदी फोबिया हो गया। बैठते उठते सोते जागते मोदी 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 मोदी। अच्छा ही है राहुल बाबा, आप मोदी मोदी कर रहे हैं। इनका ट्वीट देखें, एक भी सकारात्मक ट्वीट आपको दिखाई नहीं पड़ी, एक भी सकारात्मक। उत्तर प्रदेश में चुनाव में कांग्रेस की तरफ से कमान खुद प्रियंका गांधी ने संभाला है। प्रियंका गांधी इस बार चुनाव में महिलाओं के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही हैं। प्रियंका गांधी आज नोएडा और दादरी में चुनाव प्रचार करने वाली है। प्रियंका गांधी आज घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। प्रियंका गांधी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाली है। कांग्रेस की तरफ से इस बार चुनाव में नारा दिया गया है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। सिर्फ नारा नहीं है ये, बल्कि प्रियंका गांधी इस बार चुनाव में अधिक महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की बात भी कह चुकी हैं। कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी से कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जब सवाल पूछा गया, जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा था, मेरे अलावा यूपी में किसी और का चेहरा दिखाई देता है क्या? तो प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं इस कैंपेन के जरिए महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने की बात पर फोकस करती हुई नजर आ रही हैं। और उनकी चुनावी सभा हो, पार्टी की स्ट्रैटेजी हो, सब में ये छाप देखने को मिलता भी है, जहां वो महिला भागीदारी को लेकर उसी तरीके से कदम भी उठा रही हैं। उनकी जब आप सूची उठाकर देखेंगे उम्मीदवारों की, तो उसमें भी महिलाओं की मौजूदगी देखने को मिल रही है। आज उत्तर प्रदेश और पंजाब की सियासत में सुपर सोमवार है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी में मैनपुरी के करहल निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इसके अलावा पंजाब में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर और प्रकाश सिंह बादल समेत कई दिग्गज नेता आज नामांकन पर्चा भरने वाले हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी बरनाला के भदौड़ा से नामांकन भरेंगे। इसके अलावा और भदौड़ से वो नामांकन भरने वाले हैं, जबकि प्रकाश सिंह बादल लंबी से अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियों ने पूरा दमखम लगा दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद इस बार चुनावी मैदान में हैं। पहली दफा वो विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं और अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से ये चुनाव का पर्चा आज दाखिल करने वाले हैं और इसके लिए वो आज दोपहर अपना नामांकन दाखिल करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नजर आएंगे और इसके अलावा वो कोशिश करेंगे कि लोगों में भी वैसे ही भरोसा भर सके। मैनपुरी में तीसरे फेज यानी 20 फरवरी को मतदान होना है। अखिलेश यादव करहल सीट को चुनने के पीछे कई वजह है। करहल सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा माना जाता है क्योंकि ये मैनपुरी के अंदर आता है और इस सीट पर समाजवादी पार्टी 7 दफे चुनाव जीत चुकी है। करहल में यादव समुदाय के मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं और 1985 से इस सीट पर यादव एमएलए ही चुने गए हैं। करहल सीट पर यादव मतदाता की संख्या तकरीबन 38% है। 38% यहां पे मतदाता है जो कि यादव है। पंजाब में आज 4 बड़े दिग्गज नेता नामांकन दाखिल करने वाले हैं। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के अलावा और कौन कौन से बड़े चेहरे होंगे ये हम आपको बताने जा रहे हैं। चरणजीत सिंह के अलावा कैप्टन अमरिंदर और उसके अलावा प्रकाश सिंह बादल और उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में हम बता चुके हैं आपको, लेकिन फिलहाल फोकस कर रहे हैं हम चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर। पंजाब के सीएम और संभवतः अगले उम्मीदवार भी सीएम चेहरे को लेकर पार्टी खुलकर अभी बोल नहीं पाई है, लेकिन संकेत उसी तरीके से मिलने शुरू हो चुके हैं। लेकिन आज ये दिग्गज जब पर्चा दाखिल करने पहुंचेंगे तो उस वक्त की बड़ी तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे और उन तस्वीरों के जरिए क्या स्ट्रैटेजी रहती है, क्या सीएम चन्नी संवाददाताओं के सामने कोई बात रखते हैं, इस पे हम सभी की निगाह है। लेकिन आज नामांकन भरने के लिहाज से पंजाब की सियासत का सुपर सोमवार है और यहां पे हम सभी की निगाहें लगी हुई है क्योंकि सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी ही नहीं बल्कि दिग्गज पंजाब की सियासत में नेता कैप्टन अमरिंदर वो भी पर्चा दाखिल करेंगे, अकाली के नेता भी पर्चा दाखिल करेंगे और ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर पटियाला से नामांकन और इसके अलावा चरणजीत सिंह चन्नी की ये तस्वीरें निकलकर सामने आएगी भदौर से नामांकन, प्रकाश सिंह बादल और जलालाबाद से नामांकन दाखिल करेंगे सुखबीर सिंह बादल। ये पंजाब की सियासत में रसूख रखने वाले, दबदबा रखने वाले, जनाधार वाले ये सभी नेता और आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती किसके किसके सामने है ये भी जरा हम दर्शकों के सामने फोकस करें। चन्नी के सामने पहली दफा सीएम बने, मौका बहुत कम था और कम मौके में वो क्या पब्लिक का भरोसा जीत पाए हैं, क्या पब्लिक ने उनके कामकाज को सराहा है, ये सब कुछ तय होगा चुनाव परिणाम से, जिसके लिए लंबा इंतजार करना है। 20 फरवरी वो तारीख जिस दिन पंजाब की जनता अपने प्रदेश में सरकार चुनेगी। वो चेहरा कौन सा होगा जिसके नाम पे मुहर लगनी है, वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है, ये सब कुछ वक्त तय करेगा। लेकिन इन सब के बीच कैप्टन अमरिंदर की साख भी दांव पर है इस लिहाज से क्योंकि ऐन चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी से पाला बदलना और सीएम चन्नी कहां से नामांकन दाखिल करने वाले हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या रणनीति है, अब ये सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं। सियासत का सुपर सोमवार है लेकिन इसमें तस्वीरों के साथ साथ जो तस्वीर निकलकर सामने आने वाली है वो बेहद खास निकलकर सामने आने वाली है। तो सत्ता के दंगल में किसका मंगल होने जा रहा है ये हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन इस बीच हम आपको सबसे बड़ी तस्वीर आज दिखाने वाले हैं पंजाब की सियासत से। सीएम चन्नी जो कि नामांकन दाखिल करने वाले हैं और नामांकन दाखिल करने के साथ साथ ही और कौन कौन सी बातें कहते हैं या पब्लिक के लिए क्या संदेश आज देने की कोशिश करते हैं, इन सारी बातों पे हम सभी की निगाहें हैं। तो आज की बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। भदौड़ वो जगह जहां पे भदौड़ से चुनाव लड़ेंगे, बरनाला में है भदौड़ सीट और यहां से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। एन चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर ने पाला बदल लिया, लेकिन आज जब नामांकन दाखिल करने जाएंगे वो तो पब्लिक से ये उम्मीदें होगी कि उनकी साख बच जाए चुनावी माहौल में, क्योंकि सीधे सीधे वो पटियाला से तो चुनाव लड़ेंगे ही, लेकिन उसके अलावा उनको ये भी साबित करना है कि पंजाब की सियासत में अगर वो यूटर्न ला सकते हैं तो उन्हीं के माहौल में पक्ष भी रहेगा, ये वक्त तय करेगा। लेकिन कैप्टन अमरिंदर की पूरी कोशिश यही है, जिस तरीके से वो सिद्धू पर हमलावर होते हैं, जैसे वो चन्नी पर हमलावर होते हैं। बीते दिनों जो 2 बड़े वाक्य हुए जिसमें उन्होंने एक जिक्र किया सिद्धू को लेकर, क्या कहा उन्होंने कि मेरे पास पाकिस्तान की प्रधानमंत्री का एक मैसेज आया था जिसमें यह कहा गया कि मैं पंजाब में उनको सरकार में कैबिनेट में हिस्सा बना दूं, मैं उन्हें मंत्री बना दूं, ये सिफारिश। दूसरी तरफ जब जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी
उसको लेकर चन्नी पर भी वो हमलावर हुए। लेकिन इस बीच में आपको आंकड़े तो बता ही रही हूं क्या स्थिति है। पटियाला वो सीट जहां से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसके अलावा जो पंजाब की सियासत की बड़ी बातें हैं जिससे प्रभाव पड़ता है वो हम अपने दर्शकों को इस वक्त बता रहे हैं। और हर एक का कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों के साथ मिलकर पर्यावरण को कार्बन के खतरे में बचाएं। हम बच्चे कहते हैं क्योंकि वो हमेशा कर्तव्यनिष्ठ योद्धा बनकर उभरते हैं और अनोखे समाधान देते हैं। दिल्ली के कई ऐसे छात्र हैं जो कि श्री राम स्कूल जाते हैं, जिन्होंने हमेशा एक सिद्धांत के तौर पर पर्यावरण संबंधी चिंताओं के समाधान खोजे हैं। मिशन पानी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। At the Sri Ram schools, we believe that we need to inculcate environment consciousness and awareness amongst our students from the time when they are very young. So we have environment programs starting from K to 12. So as they move into middle school or senior school, you will find that we have a council member position in our school where we have a student council rep for environment who coordinates with the environment reps from every grade, and that's how they work on different programs through the year. Padma Shri Mrs. Manju Bharatram, who was the founder of this school way back in 1988. It was her vision. She very strongly believed that we need to be a school that thinks, breathes environment. Way back in 2000, we were the first school in Delhi when we started the water harvesting. So it's a part of the school's DNA. We know nothing else. We know no better. So schools may have student council that comprise of head boy, head girl, house captains, but we also have a Paryavaran captain or a Paryavaran representative in the student council of the Sri Ram schools, whether it be junior or senior. So it's a part, it's how we've grown up. It's what we believe in very strongly. It permeates every pore of the TSRS Sri Ramite. One of the projects that I'm really proud of, which our students have taken up, and there are many, but one which I would like to mention where the impact was deep is by Tia and Taira Bhargav. And you will realize that they set up bioswales and regenerated a wasteland in Dwarka, involving the local community. And now the local community enjoys that garden and is looking after it. So there is impact. स्वच्छता